नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी मध्य प्रदेश के इतिहास की। मध्य प्रदेश के इतिहास के पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे राजवंश कवर किए थे। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे हम शुंग वंश की, सातवाहन वंश की, आभीर वंश की, कुषाण वंश की, नागवंश, बोधि राजवंश और मध्य राजवंश की। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले शुंग वंश की। मौर्य दरबार में शुंग राजपुरोहित के रूप में कार्य करते थे। शुंग ब्राह्मण थे। बृहदत्त ने पुष्यमित्र शुंग को सेना में प्रधान सेनापति पद पर नियुक्त किया था। पुराणों एवं हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त का वध कर राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बाद इस वंश ने भारत में स्थायी केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, यह महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक नाट्य ग्रंथ है। इसमें शुंग वंश के शासक अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि अग्निमित्र विदिशा का शासक था। अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को पराजित कर विदर्भ का क्षेत्र अपने मित्र माधवसेन को सौंप दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को मध्य प्रदेश के विदिशा का मुखिया बनाया था। विदिशा शुंगों की दूसरी राजधानी थी। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा तथा उसकी मृत्यु 148 ईसा पूर्व में हुई। मालविका अग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पुत्र नहीं पौत्र, यानी कि वो आपका कह सकते हो आप पोता, वसुमित्र ने यवनों को सिंध नदी के तट पर पराजित कर खदेड़ दिया था। शुंग वंश के 9वें शासक काशीपुत्र भागभद्र भागवत के शासनकाल में यूनानी शासक एंटियोकस का राजदूत हेलियोडोरस भारत आया। हेलियोडोरस भागवत धर्म से प्रभावित था। उसने भागवत धर्म स्वीकार किया। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए विदिशा, जिसे पहले बेसनगर बोला जाता था, में भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ ध्वज स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। शुंग कालीन कलाकृतियों की बात करते हैं, जैसे भरहूत स्तूप, जो कि आपका सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र में स्थित भरहूत बौद्ध स्तूप का निर्माण शुंग काल में करवाया गया था। इसके अवशेष आज अपने मूल स्थान पर नहीं हैं, परंतु इसकी वेष्टनी का एक भाग तथा तोरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे सीधे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। 1875 में कनिंघम द्वारा इस समय इसकी खोज की गई। उस समय तक इसका केवल 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा भाग ही शेष रह गया था। सांची स्तूप काकनाद बाट, सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग कला का संरक्षक था, अतः उसने सांची स्तूप के चारों ओर रेलिंग लगवाई। सांची स्तूप के सुंदरीकरण का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। विदिशा के गजदत्त शिल्पी द्वारा निर्मित सांची के तोरण द्वार आज भी उस बीते युग की कलात्मक प्रतिभा का गुणगान कर रहा है। विदिशा का गरुड़ स्तंभ शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस, जो कि किसका राजदूत था, एंटियोकस का राजदूत था। हेलियोडोरस ने विष्णु मंदिर के सामने एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। इस स्तंभ पर
दंभ, आत्मनिग्रह, त्याग, अप्रमाद 3 शब्द अंकित हैं। कौन से? आत्मनिग्रह, त्याग और अप्रमाद। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या कर वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की, परंतु एमपी के इतिहास में कण्व वंश की किसी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख नहीं है। इसलिए हम डायरेक्ट बात करेंगे सातवाहन वंश की, जिसके संस्थापक सिमुक, विदिशा के कण्व शासक सुशर्मन को सिमुक ने पराजित कर सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंशीय गौतमी पुत्र शतकर्णी के द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य विभिन्न पुराणों में मिले हैं। इसके साथ ही उज्जैन, देवास, देवरी, त्रिपुरी आदि स्थानों से सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी की माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख तथा पुणे अभिलेख से मालवा क्षेत्र पर सातवाहन वंश के अधिकार की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के राजाओं के काल में रोम के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। इसकी पुष्टि चकरखेड़ा तथा बिलासपुर से मिले रोमन सिक्कों से होती है। त्रिपुरी से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी सीसे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं सांची के स्तूप की, तो सांची के स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर शिलालेख में गौतमी पुत्र शतकर्णी का उल्लेख है। सिक्के राजा सरिसात, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, तेवर यानी कि जबलपुर से प्राप्त हुए। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, भिलसा एवं देवास, यज्ञश्री शतकर्णी, बेसनगर, तेवर एवं देवास। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के सातवाहन वंश द्वारा चलाए गए, जो कि त्रिपुरी यानी जबलपुर में मिले। भूमि दान प्रथा की शुरुआत की सातवाहन वंश ने। अब बात करते हैं आभीर वंश की, जिसकी जानकारी बहुत छोटी है। प्रारंभ में आभीर सातवाहन वंश के अधीन स्वतंत्र शासक थे। एमपी में सातवाहन वंश के पश्चात आभीर वंश सामंतों ने वाकाटाकों की अधीनता स्वीकार की। नासिक शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है कि खानदेश बुरहानपुर में ईश्वर सेन ने आभीर साम्राज्य की स्थापना की थी। निमाड़ क्षेत्र तथा मालवा के कुछ क्षेत्रों पर अभीरों का आधिपत्य था। अब बात करते हैं कुषाण काल की। कुषाण चीन तिब्बत क्षेत्र के निवासी कनिष्ठ यूची शाखा के थे। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जब एमपी में सातवाहनों और शक क्षत्रपों के बीच संघर्ष चल रहा था, उस समय परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुषाणों ने प्रदेश में अपनी दस्तक उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दी। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक हुआ। इसे दूसरा अशोक भी कहा जाता था, जिसने मालवा के शकों को युद्ध में पराजित किया तथा मालवा का कुछ क्षेत्र शकों से छीनकर अपने राज्य में मिलाया। प्रदेश में कुषाणों से संबंधित साक्ष्यों की बात करें तो सर्वप्रथम विम कडफिसेस का एक सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ था। एमपी के शहडोल जिले से कुषाण शासकों के 757 सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ, जिसमें से 324 सिक्के कनिष्क से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त हरदा, जबलपुर से भी कुषाण शासकों के सिक्के प्राप्त हुए। सांची व जबलपुर के भेड़ाघाट से कनिष्क संवत का एक लेख प्राप्त हुआ। यह वशिष्ठ का है तथा एक बौद्ध प्रतिमा पर गुदा हुआ है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था 78 ईस्वी में, जिसे दूसरा अशोक भी कहा जाता था। कनिष्क ने शक संवत चलाया था, जो भारत सरकार का सरकारी कैलेंडर है। अब बात करते हैं हिंद यवन की। मिनांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए। नागसेन ने मिनांडर को बुद्ध धर्म की शिक्षा दी। अब बात करते हैं नाग वंश की।
एमपी के दक्षिणी क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में विदिशा ग्वालियर में नए राजवंश का उदय हुआ, जो नागवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुषाण वंश के अंतिम नरेशों की कमजोरी का लाभ उठाकर नागवंश ने साम्राज्य का विस्तार किया। नागवंश का संस्थापक वृषनाथ था, जिसने दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में विदिशा में इस वंश की स्थापना की। इनका एक सिक्का प्राप्त हुआ था। नाग राजा शैव थे, ये शिवलिंग धारण करते थे, इसी से इनका नाम भार शिव भी पड़ा था। इनकी मुद्राओं पर त्रिशूल व नंदी का अंकन मिलता है। नाग शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। 1913-14 के बेसनगर उत्खननों में, मतलब जो वहां पर जमीन खोदी गई थी, नागों के सिक्के मिले हैं। अब बात करते हैं बोधि राजवंश की। ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में त्रिपुरी, आधुनिक तेवर, जबलपुर क्षेत्र पर बोधि वंश के राजाओं की जानकारी मिलती है। त्रिपुरी उत्खनन में इस राजवंश के 4 शासक श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि तथा शिव बोधि के नाम ज्ञात हुए। इस राजवंश के सिक्के जबलपुर के डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के निजी संग्रह में सुरक्षित हैं। उत्खनन से प्राप्त एक मिट्टी की मुद्रा पर महासेन नामक शासक का नाम मिलता है। महासेन 350 ईस्वी के लगभग त्रिपुरी क्षेत्र पर शासन करता था। इसका बोधि वंश से कुछ संबंध था या नहीं, यह ज्ञात नहीं है। अब बात करते हैं मध्य या महाराज वंश की। एमपी के बघेलखंड क्षेत्र पर कुषाणों के समय मध्य वंश के शासकों का अधिपत्य रहा। इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था। इस वंश के राजा भद्रमघ और शिवमघ थे। बघेलखंड के एक अभिलेख के अनुसार 140 से 170 ईसा पूर्व में इस वंश के कोसी पुत्र पोटसीर ने बघेलखंड क्षेत्र में शासन किया। इनके तथा अन्य कई मध्यवंशी शासकों के सिक्के, मुहर तथा शिलालेख कौशाम्बी, भीटा, बांधवगढ़ से प्राप्त हुए। मध्यवंशी विरोध के कारण कुषाण सत्ता महाकौशल क्षेत्र में नहीं जम सकी। बात करते हैं वाकाटक वंश की। मध्य भारत में गुप्त शासकों के ही समकालीन वाकाटक राजवंश का उदय हुआ। वाकाटकों का शासनकाल 3री सदी ईस्वी से 5वीं सदी ईस्वी के मध्य माना जाता है। वाकाटकों ने एमपी के अधिकांश भूभाग और बरार क्षेत्र में शासन किया। वायु पुराण एवं अजंता अभिलेखों से इस वंश का आदि पुरुष विंध्य शक्ति ज्ञात होता है, जिसने वाकाटकों का राज्य दक्षिण में विस्तृत किया। प्रवरसेन ने, जो कि इस वंश का महान शासक था, इस उपलक्ष्य में 4 अश्वमेघ यज्ञ किए। इसने नर्मदा के उत्तर में स्थित नागों की राजधानी संभवतः विदिशा पर अधिकार कर लिया था। वाकाटक राज्य को साम्राज्य में परिणत करने का महान कार्य प्रवरसेन ने ही किया था। इस वंश का अगला महान शासक रुद्रसेन प्रथम हुआ। संभवतः यह गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था। रुद्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम था, जिसने कुंतल राज्य पर विजय प्राप्त कर दक्षिण में वाकाटकों को समृद्धशाली बनाया। पृथ्वीसेन प्रथम की उपलब्धियों के चलते चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह युवराज रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे गुप्त काल की।